नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रगति यात्रा को लेकर बड़ा आदेश, कुछ अधिकारियों के शामिल होने पर रोक लगी है। सचिव स्तर से नीचे के पदाधिकारी नहीं होंगे शामिल। प्रगति यात्रा में शामिल होने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में अपर मुख्य सचिव और सचिव स्तर के नीचे के पदाधिकारी के शामिल होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कैबिनेट सचिवालय ने एक नया आदेश जारी किया है और इस आदेश में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव या सचिव के अलावा दूसरा कोई भी पदाधिकारी शामिल नहीं होगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, क्या वजहें रही जिसकी वजह से अन्य अधिकारियों को रोक दिया गया है इस प्रगति यात्रा में शामिल होने से? देखिए, बिल्कुल मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से बाकायदा ये आदेश जारी किया गया है। अपर सचिव जो है उन्होंने आदेश जारी किया है और इसमें सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को यह निर्देश पत्र जो है वो भेजा गया है। और यह कहा गया है कि चूंकि 23 दिसंबर से ही प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की जा रही है, जिसमें योजनाओं से संबंधित क्षेत्र भ्रमण तथा जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक होती है, तो इसमें अगर किसी कारण से अपर मुख्य सचिव जो है वो अनुपस्थित रहते हैं विभाग के या फिर प्रधान सचिव अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी अनुपस्थिति में सचिव जो है वो उपस्थित रहेंगे और उनके नीचे के जो अधिकारी होंगे, चाहे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, अंडर सेक्रेटरी हो, ऐसे अधिकारी जो है और नीचे के जो अधिकारी हो वो किसी भी सूरत में कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगे। दरअसल विभाग के बारे में एक जो पहले से तय किया गया है कि सचिव स्तर के अधिकारी जो है वो जिम्मेवार होंगे। तो ऐसी स्थिति में यह आदेश जो है वो जारी किया गया है कि सचिव के नीचे के लोग जो अधिकारी हैं वो अब तक जिस तरीके से बैठक में शामिल हो जाते थे तो वो नहीं होंगे। जिलों में जो समीक्षात्मक बैठक होती थी उसमें बराबर इस तरह की बातें देखने को मिल रही थी कि सचिव के नीचे के भी अफसर बैठ जाते थे। तो ऐसे में अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने, और यह आदेश जो है वो प्रभावी हो गया है। अब आगे से मुख्यमंत्री की जो भी यात्रा होगी उसमें सचिव स्तर के अधिकारी जो है वो मिनिमम बैठेंगे, उनके नीचे के स्तर के अधिकारी नहीं बैठ सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो प्रगति यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही थी, जहां प्रगति यात्रा को लेकर एक बड़ा आदेश दिया गया है। कुछ अधिकारियों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। और एक चर्चित कहावत आपने जरूर सुनी होगी, 9 दिन चले 2.5 कोस पहुंचे। यानी जिन उद्देश्यों को लेकर किसी काम की शुरुआत की वो नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। कुछ ऐसा ही हाल है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडी गठबंधन का, जिसमें गठजोड़ से कम गांठ ज्यादा नजर आ रही है। और चुनाव के महज 6 महीने बाद इंडी गठबंधन का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। पहले ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ने किनारा किया और अब तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही थी। तो क्या चुनावी साल वाले बिहार में तेजस्वी यादव की मर्जी चलने वाली है? और 2024 के चुनाव में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने और पीएम मोदी को रोकने के लिए देश भर के विपक्षी दलों ने एक महामोर्चा बनाया था, जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया था। लेकिन ये गठबंधन शुरू से ही खंड खंड होता दिखा। गठबंधन में ना समन्वय था, ना सभी दल किसी एक एजेंडे और एक नीति पर सहमत थे। और चुनाव नतीजे के बाद एक एक कर क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस से पिंड छुड़ाना शुरू किया। पहले ममता बनर्जी, फिर अखिलेश यादव ने गठबंधन से किनारा कर लिया और अब तेजस्वी यादव ने यह कहकर खेल ही खत्म कर दिया है कि इंडी गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव तक था। जाहिर है बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग करने की स्थिति में नहीं होगी और बिहार में आरजेडी के रहमो करम पर ही चुनावी मैदान में उतरना होगा। यानी कांग्रेस बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष में आरजेडी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है।
कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि और आखिर ये स्थिति क्यों आई कि इंडिया अलायंस के गठन के महज 1.5 साल होते होते ये पूरी तरह से ढह गया। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर नेता को लेकर मतभेद इसका प्रमुख कारण रहा। लालू यादव ने ममता बनर्जी को नेतृत्व देने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने भी ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया था। अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया। वहीं अगर दिल्ली चुनाव की बात करें तो सभी घटक दल कांग्रेस के खिलाफ नजर आए और दिल्ली में आप के समर्थक में घटक दल है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि जब भी कुछ निर्णय लिए गए कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से, उस निर्णय पर समन्वय सहमति नहीं बन पाई और यही वजह रही कि बार बार इसकी चर्चा होती रही कि इंडिया अलायंस में फूट है। अब देखिए कहां कहां अलग अलग लड़े हैं इंडिया अलायंस के सहयोगी, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल पंजाब में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़े, हरियाणा में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़े, हरियाणा में कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग चुनाव लड़े। वहीं एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने सहयोगियों को सीट नहीं दी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी INDIA से अलग चुनाव लड़ी। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे ये अलग थलग होकर चुनाव लड़ना भी गठबंधन में फूट का एक कारण हो सकता है। तो तेजस्वी यादव ने इंडी गठबंधन खत्म होने की बात कहकर एक तरह से बिहार में कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा रोड़ा खड़ा कर दिया है। लेकिन तेजस्वी के इस बयान के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। बिहार में सिर्फ तेजस्वी की मर्जी चलेगी क्या? क्या विपक्ष में सिर्फ तेजस्वी की मर्जी ही चलेगी? और एकजुट एनडीए से विपक्ष अब कैसे लड़ेगा? बिहार में कांग्रेस आरजेडी की राहें जुदा हो जाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस कैसे कह रही है कि गठबंधन कायम है? कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि इंडिया अलायंस कायम है और हम साथ मिलकर चुनावी रणभूमि में उतरेंगे, लेकिन एनडीए को आखिर कैसे रोक पाएगा विपक्ष? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच अब जरा समझिए कि तेजस्वी यादव का ये बयान क्या कह रहा है और इससे क्या असर हो सकता है। ये बयान कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। आरजेडी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ने वाली है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस कई दावे जरूर कर रही है। कांग्रेस कम से कम 70 सीटों पर दावा कर रही है और सरकार बनने पर 2 डिप्टी सीएम की बात भी कही जा रही है। तेजस्वी के बयान से कांग्रेस की राह थोड़ी मुश्किल हो जाएगी और अब बार्गेनिंग की स्थिति में कांग्रेस होगी ही नहीं, क्योंकि साफ शब्दों में तेजस्वी ने तो ये कह दिया कि ये गठबंधन तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर बार्गेनिंग की स्थिति में कांग्रेस अब नहीं रही। तो बिहार से पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव भी है और इस चुनाव में भी INDIA ब्लॉक की पार्टियां अलग थलग नजर आ रही है और तेजस्वी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। आई थी राज्यों की परिस्थितियां अलग है, हर राज्यों में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार सब चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन विपक्ष तो एकजुट है। अभी पूरी तरह से राज्यों के जो चुनाव होंगे उसके गठबंधन उनकी परिस्थितियां अलग होंगी। हमने तो पहले ही कहा था कि इंडिया अलायंस में जब N4 नीतीश बाहर चले गए तभी अलायंस समाप्त हो चुका था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में यह हमारा मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए जैसे तैसे एक नाव पर सवार रहे। अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इनकी पूरी असलियत सामने आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की पोल खोलने के लिए काफी है, किसी और की कोई जरूरत नहीं है। रही सही कसर ममता जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी पूरी कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस को कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडी संतरे की फांक की तरह अलग अलग दिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आने वाला वक्त बताएगा कि अरविंद केजरीवाल की समर्थक पार्टियां कितनी छिन्न भिन्न हो जाएंगी। बचे आत्माएं इधर उधर भटक रही हैं। अभी तो शुरुआत है, तमाशा अभी बाकी है। सबका अपना इंटरेस्ट है
और किसी भी पार्टी से अगर कांग्रेस पार्टी का अलायंस होता है तो वो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है। तो अपनी अपनी बात अगर राजनीतिक दल कर रहे हैं और कोई किसी का समर्थन कर रहा है तो ये उनकी निजी व्यवस्था है, उसमें कांग्रेस पार्टी कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। और इधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी तेजस्वी यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इंडी गठबंधन के घटक दल कांग्रेस से अलग हटकर नया तीसरा मोर्चा बनाने के चक्कर में है। देखिए, इन लोगों का आपस का मामला है। वैसे भी इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है पूरे देश में, वो आप देख ही रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस से अलग होकर के एक तीसरा फ्रंट बनाने के चक्कर में है। तो आपने सुना, दिलीप जायसवाल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और लगातार प्रतिक्रियाएं सियासी गलियारों से सामने आ रही है। और अब कांग्रेस से तेजस्वी यादव के किनारे करने के पीछे की कुछ और वजहों को भी आप जान लीजिए। और सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि कुछ वजहें ऐसी रही जब कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के किनारा करने की बात कही है और साफ साफ ये स्पष्ट समझ में आया कि कांग्रेस ने बार बार यही कहा है तेजस्वी यादव ने कि कुछ वजहें ऐसी है जिसकी वजह से हमें पीछे हटना होगा। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें 2020 में आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52% रहा, 52% रहा, जिसकी वजह से राष्ट्रीय जनता दल ने ये चुनाव अकेले ही लड़ने का ये निर्णय लिया है। 144 सीटें आरजेडी ने जीती और 75 सीटें जीतने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि ये सीटें सिर्फ हमारे खेमे में रहेंगी और जीत का प्रतिशत 27.14% रहा है। तो 2020 के चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 70 सीट पर लड़कर कांग्रेस 19 सीटें जीती और इसीलिए कांग्रेस के स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से राष्ट्रीय जनता दल ने यह निर्णय लिया है कि वो अकेले ही चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। और दरभंगा में 11 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा होगी और इस यात्रा के दौरान सीएम कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम ऐतिहासिक तालाबों को लेकर बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, जिससे लोगों में काफी खुशी है। दरभंगा और मिथिला की पहचान पग पग पोखर है और पोखर यानी तालाब को बचाने के लिए जो नीतीश सरकार ने जल जीवन हरियाली शुरू किया था। क्योंकि बता दें कि जब मुख्यमंत्री दरभंगा आए थे और पानी की किल्लत देखे थे, उसके बाद ही जल जीवन हरियाली की शुरुआत की गई थी। और जो आपको हम हराही तालाब दिखा रहे हैं, इस तालाब का अब काया पलट होने वाला है। मुख्यमंत्री जो अपनी प्रस्तावित यात्रा है 11 तारीख को उसमें दरभंगा पहुंचेंगे और दरभंगा आने के बाद खुद मुख्यमंत्री इस तालाब पर आएंगे और यहाँ का जो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है इसको देखेंगे और कई योजना है इसको भी जो है यहाँ पर जमीन पर उतारेंगे। हम जान लेते हैं नगर विधायक से कि क्या योजना है और क्या चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी 11 जनवरी को प्रगति यात्रा पर आ रहे हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज होता है, लेकिन 11 जनवरी दरभंगा के इतिहास में ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं और पूरा शहर जाम रहता है। सालों साल से रेल ओवरब्रिज की आवश्यकता महसूस हो रही थी, वहाँ शिलान्यास करने वाले और यहाँ जो ऐतिहासिक हमारा धरोहर है, पूरे मिथिला का धरोहर है, हराही, दिग्घी, गंगा सागर और मिर्जा खां तालाब, यहाँ मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री जी के नज़र में रहता है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी आए थे तो दिग्घी तालाब पर गए थे, एक बार गंगा सागर तालाब पर गए तो इस बार हराही पर आ रहे हैं। तो ये हमारा धरोहर है, मिथिला का धरोहर है, दरभंगा का धरोहर है, ये वाटर बॉडी। जब यहाँ पर नीतीश कुमार का काफिला पहुँचेगा यात्रा के दौरान, इसके बाद तालाबों को लेकर कई बड़े योजनाओं का जो है ऐलान होगा और जो तालाब की पहचान है दरभंगा शहर का वो खोता जा रहा था, उसे कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने का काम होगा। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और इसी बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएफआई के मामले में एक्शन हुआ है। मुख्य आरोपी मोहम्मद सज्जाद आलम गिरफ्तार हो गए हैं। एनआईए की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है। दुबई से भारत लौट रहा था सज्जाद। मोतिहारी के चकिया का है रहने वाला। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में एक्शन।
साल 2022 में ये पूरा मामला दर्ज किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई के मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है। दुबई से भारत लौट रहा था सज्जाद, मोतिहारी के चकिया का रहने वाला है। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया। और इस बीच आरा से भी एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इनामी अपराधी गिरफ्तार हो गया है। कुख्यात बेलाल मियां गिरफ्तार हुआ। 1 लाख का था इनाम। पटना के करबेगहिया से गिरफ्तार किया गया। अपराधी से पूछताछ हो रही है। हत्या, लूट, रंगदारी का आरोपी है। 15 से ज्यादा संगीन मामले इसके ऊपर दर्ज किए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनामी अपराधी गिरफ्तार हो गया है। एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त किया गया है, जिसमें कि 1 लाख का रुपया का इनामी अपराधी, कुख्यात अपराधी बिलाल मियां पिता निजामुद्दीन, जो कि अवरपुर थाना टाउन का रहने वाला है, जिसके ऊपर लगभग 15 केसेस जो है आपराधिक इतिहास है, विभिन्न धाराओं में, रंगदारी और आर्म्स एक्ट में इसकी गिरफ्तारी की गई है। और इसी बीच मोतिहारी से भी एक बड़ी खबर आ रही है। भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। करीब 5000 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। 100 लीटर विदेशी शराब जब्त हुई है। गंडक दियारा इलाके में ये कार्रवाई की गई। देसी शराब की कई भट्टियां ध्वस्त हो गई है। 4 शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां शराब को जब्त किया गया है। लगभग 100 लीटर विदेशी शराब जब्त हुई है और 5000 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गंडक दियारा इलाके में ये कार्रवाई की गई है। देसी शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। 4 शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। बढ़ते आगे, भागलपुर के नौगछिया में झोला छाप डॉक्टर के द्वारा गलत सुई लगाने से 7 साल के एक बच्चे की मौके पर ही मौत की खबर है। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि उसे खांसी थी और इलाज के लिए वो झोला छाप डॉक्टर अखिलेश मंडल के पास लेकर आई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने बच्चे को सुई दी थी और सुई लगाते ही बच्चे की स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद आनन फानन में परिजन बच्चे को भागलपुर अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बढ़ते आगे, गोपालगंज पुलिस ने मवेशी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 ट्रक में लोड कर ले जाए जा रहे 48 मवेशियों को बरामद कर लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले 7 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई मीरगंज और श्रीपुर थाने की पुलिस ने की है। सभी पशुओं को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बिहार के दरभंगा ले जाया जा रहा था। बॉर्डर पे जितने भी थाने हैं सभी को अलर्ट किया हुआ है और जितने भी स्मगलिंग के रूट्स हैं उस पर हम लोगों की नज़र है। हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में कल रात में हम लोग के द्वारा श्रीपुर और मीरगंज थाने में 2 ट्रक पकड़े हैं। उनमें मवेशी लदे हुए थे और ये सब यूपी से लोड होकर के और आगे जा रहे थे। इसके साथ ही हम लोगों ने 7 पशु तस्कर की भी गिरफ्तारी की है। और अब बात आरा पटना के बीच लग रहे भीषण जाम की करेंगे। कोइलवर और बिहटा में बालू लदे ट्रकों के कारण हर दिन भीषण जाम लग रहा है। जाम के कारण 50 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में लोगों को 4 से 5 घंटे का समय लगता है। एमएलसी जीवन कुमार और श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने बताया कि वो इसको लेकर सीएम नीतीश से मिलेंगे और अस्थायी समाधान की कोशिश भी करेंगे। राजद की सरकार थी तो वही जमीन वही रास्ता था, वही रास्ते से हम लोग आ रहे थे, लेकिन बाद में राजद के नेताओं के छोटी सोच के कारण उस रास्ते को बंद कर दिया गया और आज हमको परेशानी का सामना करना पड़ा है। उस रास्ते को चालू कर देंगे हम लोग, मैरीन ड्राइव से सीधे आरा इंटर कर जाएंगे परे होते हुए, तो कभी हम लोग को जाम का समस्या झेलना नहीं पड़ेगा और अगला 50 साल तक हमको लगता है कि जाम की समस्या से हम लोग परमानेंट निजात पा जाएंगे। इन्होंने जो सुझाव दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो सुझाव सरकार माने और मुख्यमंत्री जी के नोटिस में जाए, उनके डोमेन में जाए। और कौन सा विकल्प? वो मेरीन ड्राइव से वो 10 किलोमीटर का कोई रास्ता है, अगर वहाँ से हम 4 लेन बना देते हैं, मेन रोड में ला के जोड़ देते हैं, तो जाम की समस्या परमानेंट 50 साल की नहीं, परमानेंट खत्म हो जाएगी। आरा पटना मार्ग पर जाम की समस्या के समाधान को लेकर प्रशासन की टीम काफी एक्टिव है। भोजपुर डीएम और एसपी ने जाम का जायजा लिया है। न्यूज 18 से बातचीत में अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। जाम से निजात कैसे दिलाया जाए, इसको लेकर के लगातार मंथन चल रहा है और इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के मनभावन मोड़ पर, जहां की
जिला पदाधिकारी भोजपुर अपनी टीम के साथ वो मुआयना कर रहे हैं ताकि भोजपुर जिले को जाम से कैसे मुक्ति दिलाया जा सके, इसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम सीधे बातचीत करेंगे सर से। सर, आप निरीक्षण करने पहुंचे हैं, कैसे निजात मिले जाम से, उसका आप निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, लगातार हम लोगों के द्वारा कैंप मोड में इस पे ध्यान दिया जा रहा है। जो आरा बबूरा रोड है, जिसपे प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार ट्रक्स माइनिंग वाली मूव करती हैं, उसमें विगत महीनों से कंस्ट्रक्शन का काम है, इसीलिए लास्ट में जाके लगातार ये 4 लेन से 2 लेन हो जाता था। मेन वो चौक पॉइंट होता था। इस माह में वो पूरा कार्य कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोनों फ्लैंक पे मिट्टी भी भराई जा रही है ताकि उनको एक सेफ्टी मिले, और हम लोग स्लिप रोड का भी संभावना देख रहे हैं ताकि सरकट्टी मोड़ और पटना से आने वाली गाड़ियों को इस पॉइंट पे ना आते हुए स्लिप रोड से जाने का मिल जाए। तो ये रोड का जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी निजात मिलेगा। यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन को देखते हुए कुल 3 जगह पर हम लोग अभी कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। एक महावन चौक में, एक बबुरा के पास में और एक पड़ेब के पास में। और तीनों टीम जो है आपस में 24 आवर्स 3 शिफ्ट में कार्य करेगी, जिसमें पुलिस की टीम, माइनिंग की टीम भी रहेगी, और तीनों के पास वायरलेस सिस्टम भी होगा। तो अपना सिस्टम वो लगातार वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे। हम लोग का ये प्रयास है कि ब्रिज पर पुल का स्टैटिक नहीं होने देना है। ब्रिज पे जो ट्रक्स रहेंगे तो उसको स्टैटिक नहीं होने देना है। तो ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ कब वहाँ से छोड़ना है ताकि वो ब्रिज पर ओवरलोड नहीं हो, गाड़ियों का जो है दबाव ज़्यादा नहीं हो। और इस तरह से हम लोग इसको पूरे 1 महीने का और भी चैलेंज है इस महीने में। संभवतः अगले महीने से कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जो ट्रैफिक है काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। कई विकल्प तलाशे जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भोजपुर समेत आसपास के लोगों को जाम से मुक्ति मिलने की संभावना जा रही है। उसको लेकर के कई जो नियम हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि जाम से लोगों को मुक्ति मिल सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त